Hello student. Today we are going to start the next member of endomembrane system. Earlier हमने endomembrane system आपको बताया था कि it's a group of cell organelles जिसका मेन मेंबर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। तो सबसे पहले हमने ER ही पढ़ा, ER की डिफरेंट एस्पेक्ट, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवरीथिंग। उसके बाद में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का नेक्स्ट मेंबर लेते हैं गोल्जी बॉडी। ER और गोल्जी बॉडी बहुत कुछ एसोसिएटेड सेल ऑर्गन है, बल्कि कई बार तो ये भी बोला जा सकता है कि ER माइट बी द एक्सटेंशन ऑफ द गोल्जी बॉडी माइट बी द एक्सटेंशन ऑफ ER। यू मे से समटाइम द असिस्टेंट ऑफ ER। ER इज अ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन, वाइड स्प्रेड इन द सेल। ER की मेम्ब्रेन पूरी सेल में फैली हुई, इट में भी ACR, RER, ये सब बता चुका हूँ ना। उसी से ही एसोसिएटेड हमारा अगला मेंबर आता है गोल्जी बॉडी। ये भी एक मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि मेम्ब्रेन के अलावा इसमें कुछ है नहीं। जस्ट लाइक ER, इट इज ऑल्सो मेम्ब्रेनस वन, बट इट इज नॉट लाइक एज डिफ्यूज एज ER। ER is very much diffused, wide spreaded in the entire cell, but on the other hand Golgi body is very localized। Golgi body का प्लेस बिल्कुल फिक्स होता है, उसमें एक तरह की पोलैरिटी, उसकी पोजीशन फिक्स है, लोकलाइज्ड होता है, लेकिन है मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो जब भी हम ER पढ़ते हैं तो उसके आगे ही सेगमेंट में फिर हम गोल्जी बॉडी पर बात करते हैं। वो उसी के कंटिन्यूएशन में, सेल में जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है, उसमें ये दोनों चीज़ें कंटिन्यूएशन में आती हैं। सो जस्ट लाइक गोल्जी बॉडी ER, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल लाइक ER की तरह सेल ऑर्गेनल है ये भी। इट इज़ नॉट डिफ्यूज लाइक ER, जैसा कि मैं बता रहा था, ER की तरह डिफ्यूज नहीं है। इट इज़ लोकलाइज्ड एंड हैव अ पर्टिकुलर प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक पर्टिकुलर प्लेस पर है localized cell organelle। ठीक है, now regarding the discovery and all these things, इसका जो नाम दिया गया वो उनके डिस्कवरर के नेम पर ही है। A scientist Camillo Golgi, he discovered, he observed first of all ER। और कहाँ ऑब्जर्व किया था? In the nerve cell of cats and owls। Cats and owls की nerve cells में पहली बार उन्होंने गोल्जी बॉडी ऑब्जर्व की। And interesting was that he never called it as Golgi body। उन्होंने गोल्जी बॉडी नेम नहीं दिया था, वो तो हमने बाद में दिया। कैमिलो गोल्जी ने उसको नाम जो दिया था, ही गेव द नेम एपरेटो रेटिकुलरी। एपरेटो रेटिकुलरी इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है इंटरनल रेटिकुलर सिस्टम। क्योंकि एक मेम्ब्रेनस नेट लाइक सिस्टम था, तो उन्होंने इसको इंटरनल रेटिकुलर से, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, वेब लाइक। ठीक है, internal reticular system, apparato reticulari was the earlier name of Golgi body। later on Golgi body पर और भी बहुत से साइंटिस्ट ने वर्क किया। ठीक है, इनमें बहुत सारी लिस्ट है, हमें इतने बड़े साइंटिस्ट के नेम के डिटेल में नहीं भी जाएं। डाल्टन एंड फेलिक्स ने इनकी स्टडी की, बेकर्स ने स्टडी की, बेकर्स ने इनकी स्टेनिंग भी की थी, और भी कई लोग हैं। बट द फर्स्ट डिस्कवरर कैमिलो गोल्जी, ये ध्यान रखें। और लेटर ऑन गोल्जी, कैमिलो गोल्जी के ही बेस पर इसको फिर गोल्जी बॉडी नाम दिया गया, विच इज बीइंग मोर पॉपुलर। ठीक है, वैसे गोल्जी बॉडी इज द सेल ऑर्गेनल व्हिच हैव मैक्सिमम नेम्स। गोल्जी बॉडी के सबसे ज़्यादा नेम है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम हमने यहाँ पर दे भी रखे हैं, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इसके नेम दिए हैं। किसी ने स्ट्रक्चर के बेस पर, किसी ने फंक्शन के बेस पर, किसी ने अपने साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन के बेस पर, अलग अलग तरह से नेम्स हैं। कुछ पॉपुलर नेम देखिए गोल्जी बॉडी के। वन इज डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, इसके बारे में हमने थोड़ा आगे भी बात की थी और अभी भी बताएंगे। डिक्टियोसोम गोल्जी बॉडी का दूसरा एक पॉपुलर नेम है, जो प्लांट में अक्सर यूज होता है। ठीक है, देन डाल्टन कॉम्प्लेक्स। डाल्टन एंड फेलिक्स जो थे, उन्होंने गोल्जी बॉडी पर आगे काफ़ी स्टडी करी, उन्हीं के नाम से ही कहा जाता है। बेकर्स बॉडी कहा जाता है। बेकर्स बॉडी, इन्होंने गोल्जी बॉडी को स्टेन किया था, बेकर। लाइपोकॉन्ड्रियन, क्योंकि लिपिड रिलेटेड फंक्शन करता है। ट्रोपोस्पोन्जियम, आइडियोसोम, गोल्जीसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब अलग अलग गोल्जी बॉडी के ही नेम्स हैं। ठीक है, इसमें एक तो डिक्टियोसोम वर्ड अच्छे से ध्यान रखिए, गोल्जीसोम, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, तो मिलते जुलते टर्म्स हैं। लाइपोकॉन्ड्रियन, ट्रोपोस्पोन्जियम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकर्स बॉडी, सो डिफरेंट नेम्स। एंड कहा भी जाता है कि इट इज़ वेरी स्मॉल सेल ऑर्गेनल बट इट इज़ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ नेम्स। इसके नेम्स बहुत सारे हैं, बट द पॉपुलर नेम विच इज यूज्ड इज गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, यही कहा जाता है। कैमिलो गोल्जी के बेस पर इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी की जहाँ तक प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस की बात करें तो यूजुअली इट इज एन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल, सो इट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स।
बट इन यूकैरियोट्स ऑल्सो देर आर सम सेल्स इन विच इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, गोल्जी बॉडी इज एब्सेंट इन, एब्सेंट किस किस में होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो एब्सेंट है ही है। ठीक है, इसके साथ साथ ही कुछ यूकैरियोटिक सेल में भी एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से, इन सम यूकैरियोटिक सेल्स, और ये यूकैरियोटिक सेल्स जो हमने दी हैं सम यूकैरियोटिक सेल्स में, वन इज द आरबीसी। आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता, सब हटा दिया जाता है, हीमोग्लोबिन फिल कर देते हैं। आरबीसी में ईआर भी नहीं था और ये भी नहीं है। देन स्पर्मेटोजोआ ऑफ सीडलेस एम्ब्रियोफाइटा, स्पर्मेटोजोआ मतलब मेल गेमिट, सीडलेस एम्ब्रियोफाइट्स जो एम्ब्रियो बनाते हैं बट सीड नहीं बनाते हैं, दीज आर ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का जो मेल गेमिट होता है जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, उसमें गोल्जी बॉडी एब्सेंट है, आरबीसी में एब्सेंट है। और इसके अलावा सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम प्लांट में आपने सुना होगा, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती हैं और उन सीव ट्यूब्स के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं मिलता। यूकैरियोट्स की ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सो इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इट इज एब्सेंट इन RBC, some eukaryotic cell like RBC, spermatozoa of bryophyte and pteridophyte, seedless embryophytes, as well as the sieve tubes of phloem. Where यहाँ तो वो एब्सेंट है। On the other hand, there are some cell in which a very well developed Golgi body is there. वैसे देखा कि Golgi body उन सेल्स में सबसे अच्छी मिलती है जो सिक्रीशन का काम करती है। आप देखिए अलग अलग तरह की सेल्स हैं। There are many cells in our body which release some useful material outside. And release of useful material outside is called secretion, and release of waste material is called excretion. Golgi body secretion से related cell organelle है, और इसी वजह से आप देखेंगे it is well developed in secretory cells. Secretory cells में इस सबसे अच्छे से developed है, जैसे glandular cells होती हैं, जो glands होती हैं, glands से secretion होता ही, glands हार्मोन से लेकर कई चीज़ें secrete करती हैं। तो ये जिस तरह की ग्लैंड सेल्स हैं इनमें ही गोल्जी बॉडी बहुत अच्छी मिलेंगी, सिक्रेशन का काम करने वाली सेल्स में। अच्छा, वर्टिब्रेट्स में अब देखिए थोड़ा सा फर्क भी है। जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो हायर एनिमल्स कह सकते हो आप, उनमें गोल्जी बॉडी जो होती है सिंगल गोल्जी बॉडी होगी, एक लार्ज गोल्जी बॉडी पर्टिकुलर प्लेस पर होगी, उसको हम गोल्जी सोम भी कहते हैं। इन वर्टिब्रेट सेल है वन सिंगल लार्ज गोल्जी बॉडी एंड इट इज नोन एज गोल्जी सोम। लेकिन इनवर्टिब्रेट यानी कि लोअर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, देयर आर न्यूमरस स्मॉल गोल्जी बॉडी। यहाँ पर एक ही बड़ी सी गोल्जी बॉडी गोल्जी सोम भी कहते हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में और प्लांट्स में बहुत सारी छोटी छोटे स्मॉल स्कैटर्ड गोल्जी बॉडीज आर देयर, एंड इन स्मॉल स्कैटर्ड गोल्जी बॉडी को हम यहाँ पर डिक्टियोसोम कहते हैं। जो मैंने आपको कहा था डिक्टियोसोम इज अनदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी। प्लांट गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड डिक्टियोसोम। स्मॉल स्कैटर्ड गोल्जी बॉडीज फाउंड इन यू कैन से इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज प्लांट, उनको डिक्टियोसोम कहते हैं। इनके नंबर भी वेरिएबल है, नंबर भी एक से ज़्यादा होंगे, एंड देन नंबर में वेरी 3 to 12 इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में एक सेल में करीब 3 to 12 गोल्जी बॉडी, और प्लांट सेल में ये और ज़्यादा 10 to 20 तक हो सकती है। ठीक है, सो एब्सेंट कहाँ है गोल्जी बॉडी और प्रेजेंट कहाँ है, और उनमें भी हायर एनिमल्स में किस तरह से सिंगल लार्ज गोल्जी बॉडी गोल्जी सोम, और लोअर साइड में मोर देन वन गोल्जी बॉडी स्मॉल गोल्जी बॉडीज। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस और हैं जहां गोल्जी बॉडी एक्सेसिव लार्ज नंबर में है। कुछ ऐसे प्लेसेस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म और उनमें कुछ ऐसी सेल्स हैं जहां हमें बहुत ज़्यादा सिक्रीशन का काम करना होता है, और जहां कहीं सिक्रीशन फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ गोल्जी बॉडी भी बहुत होती है। कुछ एक्सेप्शनली लार्ज नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी, उसके 2-3 एग्जाम्पल देख सकते हैं। In some cells, exceptionally large number of Golgi body are present. One is the salivary gland cells of insect. Insect की salivary gland, वैसे हमने कहा है gland cells secretory हैं तो उसमें तो Golgi body अच्छी होंगी, लेकिन insect की salivary gland में तो हमने several thousands of Golgi body observe की है. That is a special case. ठीक है, अब इनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। मेन बात यह है कि ये सारी सिक्रीशन से रिलेटेड सेल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा भी गोल्जी बॉडी मिल सकती है। जैसे salivary glands of insects में several thousands of Golgi body. Then rhizoidal cells of Chara algae. Chara is a type of algae. हो सकता है आपने एल्गा में प्लांट किंगडम में इसका नाम सुना हो। ठीक है, ये एक तरह की एल्गी है और ये किसी सरफेस सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है, और जो सेल एल्गी की जो सेल सरफेस से उसको बड़ी बड़ी फिलामेंटस एल्गी होती है, तो फिलामेंट की जो लास्ट सेल जिससे वो सरफेस से अटैच रहती है उसको राइजोइडियल सेल कहते हैं। राइजोडियल सेल्स ऑफ कारा,
कारा का जो बेसल सेल है जिससे वो अपने सरफेस से अटैच रहता है, वो अच्छा खासा सिक्रेशन करते हैं, उस सिक्रेशन की वजह से वो सरफेस से अटैच रहती है। वहाँ भी गोल्जी बॉडी काफ़ी सारी मिली, 20 to 25,000 गोल्जी बॉडी इन ए सेल, सो एक्सेसिव लार्ज नंबर। देन रूट कैप सेल्स ऑफ प्लांट। नॉर्मल प्लांट में भी आप देखिएगा रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर में सबसे आगे का टिप होता है रूट कैप, और वो भी कई चीज़ें सिक्रीट करता है, ठीक है, जिससे कि उसको पेनिट्रेशन में भी हेल्प मिलती है। तो रूट कैप सेल्स में भी अच्छा खासा सिक्रीशंस है, और यहाँ भी हंड्रेड्स ऑफ गोल्जी बॉडी देखे गए। तो ये मैंने 2-3 केसेस बताए जहाँ पर गोल्जी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा और एक्सेप्शनली लार्ज नंबर में है, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड हो इंसेक्ट की, या राइजोइडियल सेल्स ऑफ कारा हो, या रूट कैप सेल्स। ये तो खैर एक्सेप्शनली लार्ज नंबर है, बट अदरवाइज इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में ये नंबर ज़्यादा है, बट 3 to 10, 20 तक हो सकता है। डिक्टियोसोम कहीं, स्मॉल स्कैटर्ड गोल्जी बॉडी डिक्टियोसोम, लार्ज सिंगल गोल्जी बॉडी विच इज फाउंड इन वर्टिब्रेट इज कॉल्ड गोल्जी सोम। सो दे आर डिफरेंट नेम, बट बेसिकली चीज़ वही है, गोल्जी बॉडी है, नंबर्स इनके वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक जनरल पार्ट बताया। गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, और बेसिकली इसका ओरिजिन जो है, गोल्जी बॉडी का ओरिजिन ईआर से ही हुआ है। ईआर जैसे ही मेम्ब्रेन्स हैं, बट एक लोकलाइज्ड प्लेस में, ईआर की तरह डिफ्यूज नहीं है, लोकलाइज्ड प्लेस में लोकेटेड होती हैं, और बहुत स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। गोल्जी बॉडी में हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ही मेनली ध्यान रखने। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर, देखिए पहली बात तो गोल्जी बॉडी की प्रेजेंस और उसके कंपोनेंट देखें तो गोल्जी बॉडी साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया लोकलाइज्ड है, किसी एक जगह पर फिक्स होगी, ठीक है। और गोल्जी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर में पोलैरिटी है। जिस एरिया में गोल्जी बॉडी होती है वो एरिया साइटोप्लाज्म का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है, वहाँ कोई ग्रेन्यूल्स, कोई और स्ट्रक्चर, कोई और सेल ऑर्गेनल आसपास नहीं होता। The area of cytoplasm where the Golgi body is present is being very clear, transparent, granule free, cell organelle free area, उसको zone of exclusion कहते हैं, ठीक है। Golgi body is present in a particular region of cytoplasm. It is quite clear and transparent area having no granules, no other cell organelle. This is called zone of exclusion or Golgi ground substance. इसको हम जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। सो गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस इज द साइटोप्लाज्म एरिया वेयर द गोल्जी बॉडी इज लोकेटेड। और ये बिल्कुल क्लियर होता है, यहाँ कोई ग्रेन्यूल्स वगैरह और बहुत सारे स्ट्रक्चर कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट एरिया वहाँ होंगे, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी आर सिमिलर टू ईआर, बिकॉज एक्चुअली इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम ईआर। तो ये ईआर जैसे कंपोनेंट रखता है, and it consists of 3 component जो हमने ER में पढ़ा था, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। यही 3 कंपोनेंट ER में भी थे, गोल्जी बॉडी में भी यही 3। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा बट कंपोनेंट वही। सबसे पहले इसमें हम सिस्टर्नी की बात करते हैं। सिस्टर्नी आप याद कीजिए ER में कैसी थी, हमने बताया था ER में फ्लैट सेक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वन ओवर द अदर, बड़े सिस्टमेटिक स्टैकिंग के साथ, और इंटरकनेक्टेड फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ईआर के सिस्टर्नी में सरफेस पर राइबोसोम लगे रहते हैं, और इसीलिए सिस्टर्नी आरईआर का मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी सिस्टर्नी के बेसिक चीज़ें तो वही है, ये भी वही है। दिस इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। दीज आर अगेन सेम फ्लैट सैक लाइक ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स, आपस में कनेक्टेड होती है। नॉर्मली अनब्रांच्ड, कभी कभी ब्रांच भी दिख सकती हैं, ठीक है। फ्लैट सेक लाइक जैसा ईआर में है उसी तरह से, बस ईआर में उसकी सरफेस पर राइबोसोम होते हैं, गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी पर कोई राइबोसोम नहीं होता। दे आर प्रेजेंट वन ओवर द अदर, स्लाइटली कर्व्ड विद स्वॉलन एंड्स, हल्का सा कर्वेचर होता है इस तरह से, और एंड में जाके थोड़ा स्वॉलन फूल जाती है, ठीक है। एंड दिस स्वॉलन एंड्स समटाइम आल्सो कॉल्ड गोल्जियन वैक्यूल्स, तो लास्ट में जाके बड़ी बड़ी स्वॉलन बैलून लाइक हो जाती है वैक्यूल जैसी, ठीक है। साइज इन सिस्टर्नी का 180 to 230 एंगस्ट्रॉम, 180 to 230 एंगस्ट्रॉम इसकी साइज रहती है, ठीक है। मतलब बहुत कुछ ये ईआर जैसा ही गोल्जी बॉडी है, सिस्टर्नी ईआर जैसी ही है इसमें, बस इसमें राइबोसोम नहीं होता, तो रफ सरफेस नहीं है। और वैसे फ्लैट सेक लाइक वन ओवर द अनदर, इंटरकनेक्टेड एंड स्टैकिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स,
ठीक है, गोल्जी बॉडी का मेन पार्ट होता है सिस्टर्नी। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर कर्वेचर होता है। अब कर्वेचर होने की वजह से एक तरफ इसका कॉन्वेक्स एंड हो गया और एक कॉनकेव एंड हो गया। ठीक है, ये बड़ी खास बात है और यही इसके स्ट्रक्चर की पोलैरिटी बनाएगी, हम बताएंगे अभी आगे। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके सिस्टर्नी को लेकर के, ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है, साइज तो हमने बताया 182 to 30 एंगस्ट्रॉम एंड नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन गोल्जी बॉडी इज वेरिएबल। एक गोल्जी बॉडी में कितने सिस्टर्नी होंगे, इट इज वेरिएबल। ठीक है, 3 to 10 सिस्टर्नी, 3 to 10 सिस्टर्नी इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स की जो गोल्जी बॉडी उनमें 3 से 10 सिस्टर्नीज अरेंज्ड हो सकते हैं। 10 to 20 सिस्टर्नी इन प्लांट सेल्स, प्लांट में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 10 to 20 हो सकती है। ठीक है, और सिंगल सिस्टर्नी वाला भी गोल्जी बॉडी होता है, ओनली वन सिस्टर्नी, जिसको कहते हैं यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी इन फंजाई एंड सम सीलिएटेड प्रोटोजोम्स। फंजाई में और कुछ सीलिएटेड प्रोटोजोआ में सेल में जो गोल्जी बॉडी उसमें एक ही सिस्टर्नी होती है, ये यूनिसिस्टर्नल, इस पर क्वेश्चन बनता है। यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी फाउंड इन फंजाई और सीलिएटेड प्रोटोजोम्स। बाकी इनके नंबर एनिमल में 3 to 10 हो सकते हैं, प्लांट में और ज़्यादा 10 to 20 हो सकते हैं। तो गोल्जी बॉडी में नंबर ऑफ सिस्टर्नी वेरिएबल है, कर्व शेप की, और एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती है, अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे। अच्छा, इसके कर्वेचर की वजह से इसके अंदर दो फिक्स एंड हो जाते हैं। देयर इज ए फिक्स पोलैरिटी इन गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में एक फिक्स पोलैरिटी होती है। इट्स वन एंड इज कॉल्ड सिस फेस। ठीक है, कॉन्वेक्स फेस, प्रॉक्सिमल। देखिए, अब आप कर्व करोगे, जैसे मान लो कोई इस चीज का कोई कर्वेचर है, तो ये कॉन्वेक्स साइड हो गया, ये कॉनकेव साइड हो गया। तो कॉन्वेक्स साइड जो है, कॉन्वेक्स साइड, इसी को हम प्रॉक्सिमल एंड भी कहते हैं, फॉर्मेटिव फेस भी कहते हैं, सिस फेस भी। तो एक तरह से ये वाला हिस्सा जो होगा इसका, ये तो हो गया सिस फेस, कॉन्वेक्स वाला, और जो अदर एंड है ये होगा ट्रांस। इस तरह से सिस ट्रांस का कर्वेचर के साथ साथ में दो एंड बन जाएंगे। अदर एंड ऑफ गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड ट्रांस फेस। ये सिस है तो ये ट्रांस, वो कॉन्वेक्स है तो ये कॉनकेव फेस। अब ये कॉनकेव फेस हो गया। ठीक है, उसको प्रोक्सिमल एंड कहा था, इसको डिस्टल एंड कहते हैं। वो फॉर्मेटिव फेस था, ये मैचुरेशन फेस कहलाएगा। इनके नाम ध्यान रखिएगा। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में एक डेफिनेट पोलैरिटी होती है और उसकी पोलैरिटी उसके सिस्टर्नी के कर्वेचर की वजह से बनती है। इस कर्वेचर की वजह से एक साइड इसका कॉन्वेक्स हो जाता है और एक कॉनकेव हो जाता है। कॉन्वेक्स साइड को सिस कहते हैं, कॉनकेव वाले को ट्रांस कहेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स वाला जो होता है वो फॉर्मेटिव कहलाता है, ये कहलाता है मैचुरेशन फेज, कॉनकेव वाला। ठीक है, बाकी प्रोक्सिमल डिस्टल भी कहा जाता है। एक्चुअली देखिए, पूरी गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ साथ थोड़ी सी और चीज़ें समझिए। गोल्जी बॉडी का जो एक्चुअल में काम है वो ईआर की ही हेल्प करना है, ईआर को सपोर्ट करना है। मैंने आपको बताया था ईआर वो जगह है जहाँ पर मैक्सिमम सिंथेसिस होता है। कहीं प्रोटीन बन रहा है आर में, तो एसईआर में लिपिड बन रहा है, मेनी अदर थिंग्स आर देयर। एक्चुअली ईआर में जो चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं, हो सकता है ईआर उसको कम्प्लीटली बना दे, बट मैक्सिमम केस में ये होता है कि ईआर उन चीज़ों को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाता। फाइनल जिसको कहते हैं मैच्योर्ड कंप्लीट कंपाउंड, तो मटेरियल विच इज सिंथेसाइज्ड इन ईआर लेटर ऑन, उसको मैंने ईआर में बताया था, उन मटेरियल को एक वेसिकल में बंद करके गोल्जी बॉडी को दे देते हैं। ईआर ने तो बना तो लिया, लेकिन कोई भी कंपाउंड जो बनाया जाता है उसके बाद उसमें बहुत सारी और चीज़ें ऐड होकर के तब वो फाइनल कंपाउंड बनता है। प्रोसेसिंग एक तरह की, मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन। तो ईआर तो प्लेस ऑफ सिंथेसिस हो गया, थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन हुआ नहीं हुआ और उसको एक वेसिकल में बंद करके गोल्जी बॉडी को दे दिया। ईआर उसको गोल्जी बॉडी को भिजवा देता है कि भाई अब आगे का काम आप करो। गोल्जी बॉडी सिंथेसिस भी करता कई चीज़ें, और कई चीज़ें ईआर से जो उसको मिलती हैं वो उसको मॉडिफाई करके, मैच्योर करके कंप्लीट फॉर्म करता है। ठीक है, अब होता क्या है, गोल्जी बॉडी जिस तरह का स्ट्रक्चर है, ईआर से वेसिकल आते हैं उसके सिंथेसाइज मटेरियल लेकर, और गोल्जी बॉडी का जो सिस फेस है, कॉन्वेक्स फेस, इधर आकर के फ्यूज हो जाते हैं। तो वो मटेरियल ईआर के वेसिकल लाके सिस फेस पर फ्यूज हो जाते हैं, वहाँ न्यूली फॉर्म्ड मटेरियल अब गोल्जी बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, इसीलिए हम सिस फेस को फॉर्मेटिव फेस भी कहते हैं। बिल्कुल वहाँ आकर के मेम्ब्रेनस वेसिकल आके ऐड हो गया। अब वो मटेरियल जो ऐड हुआ वो इन सिस्टर्नीज में मूव करता है, ईआर में आगे चलता है। कहाँ से? सिस से ट्रांस की तरफ चलेगा। ठीक है, तो सिस से ट्रांस की तरफ चलेगा तो उसमें मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन होता है,
और जब तक वो ट्रांस फेज पे लास्ट सिस्टर्नी में पहुंचेगा कॉनकेव साइड में, तब तक वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। फिर ईआर उसको एक वेसिकल में बंद करके निकाल देता है। तो इसलिए ईआर गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी के आपको दोनों तरफ वेसिकल मिलेंगे। गोल्जी बॉडी के सिस फेज और ट्रांस फेज दोनों पर वेसिकल होंगे। एक तरफ तो ईआर से जो वेसिकल आ रहे हैं वो है, और दूसरी तरफ जो रिलीज हो रहे हैं वो है। ठीक है। एट फॉर्मेटिव फेज ऑफ गोल्जी बॉडी, vesicles from ER with newly formed immature material comes and fuses। ER से वेसिकल आएंगे, नया सिंथेसाइज मटेरियल लेकर आएंगे और वो फ्यूज होंगे फॉर्मेटिव फेज पर, कॉन्वेक्स साइड, सिस साइड। ठीक है। दीज मटेरियल्स आर मॉडिफाइड एंड मैच्योर्ड इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी उसको मॉडिफाई करेगा, मैच्योर करेगा, एंड फाइनली अ मैच्योर्ड completely formed material is released in the form of vesicles from maturation phase of Golgi body। ठीक है। फिर उसका जो कॉनकेव फेज होता है वहां से रिलीज होता है पूरी तरह से तैयार मटेरियल। ईआर ने उसको एक तरह से पार्शियली डेवलप्ड मटेरियल दिया था, गोल्जी बॉडी ने उसको मॉडिफाई करके तैयार किया, और गोल्जी बॉडी फिर इसको वेसिकल के फॉर्म में अलग करता है। एंड दीज आर ट्रांसपोर्टेड वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड इन सेल। फिर गोल्जी बॉडी इसको वेसिकल में डाल देता है, और जहां उसको सेल में भेजना है वहां रवाना। एक्चुअली इस पूरी चीज़ को यूँ समझे, मैं इसका थोड़ा डायग्राम से भी इसको हम समझें तो देखिए कुछ इस तरह का गोल्जी बॉडी का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये मेम्ब्रेनस फ्लैट सैक लाइक सिस्टर्नीज हैं ये, और थोड़ा सा ये एंड इनके स्वालन होते हैं, कनेक्टेड होती है, समझ गए। ठीक है। इसके अलावा इसमें दोनों तरफ वेसिकल्स मिलेंगे। अब देखो, ये जो कॉन्वेक्स फेज है, ये कॉन्वेक्स साइड, इसी को सिस फेज कहेंगे। यही फॉर्मेटिव फेज है, प्रोक्सिमल एंड। और ये जो कॉनकेव साइड होता है वो ट्रांस फेज, मैचुरेशन फेज, डिस्टल फेज, ये दो एंड हो जाते हैं। और गोल्जी बॉडी की एक फिक्स पोलैरिटी होती है। अच्छा, जो ये कॉन्वेक्स साइड होता है, ये कॉन्वेक्स साइड ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इट इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस। सेल में इसकी जो पोजीशन होगी, ये वाला जो फेस होता है सेल में न्यूक्लियस की तरफ होता है। और ये जो कॉनकेव साइड है जहाँ से मटेरियल रिलीज हो रहा है, ये जो होता है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ। जैसे अगर ये मान लो पूरी सेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो गोल्जी बॉडी जो होगा वो इस तरह से यूं होता है। इसका जो कॉनकेव साइड है वो मेम्ब्रेन की तरफ है, कॉन्वेक्स साइड न्यूक्लियस की तरफ होता है। इस तरह से पूरा एक अरेंजमेंट रहता है। ये वाला हिस्सा मेम्ब्रेन को फेस करता है, और ये न्यूक्लियस, ईआर न्यूक्लियस ही पीछे रहता है। ठीक है। अब ये जो वेसिकल्स है, देखिए इस तरफ दिख रहा है वेसिकल्स, ये वेसिकल्स सारे के सारे ईआर से आ रहे हैं और आकर के यहाँ फ्यूज हो रहे हैं इसके सिस साइड में, ये यहाँ फ्यूज हो रहे हैं। दीज आर द वेसिकल्स यूजुअली कमिंग फ्रॉम ईआर। तो ईआर से मटेरियल सिंथेसाइज हुआ, और ईआर का वो मटेरियल आया और गोल्जी बॉडी के सिस फेज कॉन्वेक्स साइड की तरफ आकर फ्यूज हुआ। ये वेसिकल जो मटेरियल लेके आ रहे हैं ये ईआर ने बनाया है, बट ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसमें अभी मॉडिफिकेशन होना है। अब ये सिस्टर्नी में आ गया। अब ये सिस्टर्नी में जब ये आगे से आगे मूव करता है तो इसमें मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन होता है, और जब तक ये कॉनकेव साइड की तरफ, ट्रांस फेज की तरफ जाएगा तब तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब फिर इसको वेसिकल्स के फॉर्म में ये पिंच ऑफ होते हैं, ये बाहर निकल आते हैं। ये इस तरह से वेसिकल्स कुछ नहीं है, इन मेम्ब्रेन का ही खींच के निकाला हुआ एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ से ये वेसिकल्स निकल आते हैं। अब ये गोल्जियन वेसिकल्स हैं और इसमें कम्प्लीटली फॉर्म मटेरियल है। ये फॉर्मेटिव फेज है, तो वो मैचुरेशन फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मटेरियल है वो फुल्ली मैच्योर्ड निकला है। प्रॉक्सिमल एंड नियर टू द न्यूक्लियस है, डिस्टल एंड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट इज टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसको कॉनकेव साइड, इसको कॉन्वेक्स साइड कहेंगे, ये सिस, ये ट्रांस। तो थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, सिस और ट्रांस फेज इन गोल्जी बॉडी, ये पूरी वर्किंग इसी तरह से, गोल्जी बॉडी इसी तरह से अरेंज्ड है। अब आप अगर इसके चारों ओर यूं सेल बना दें तो ये मेम्ब्रेन की तरफ हो गया, इसके न्यूक्लियस तो बीच में होगा, तो न्यूक्लियस की तरफ ये आए। ठीक है। अब पूछा जाए ऑन टुवर्ड्स विच साइड द वेसिकल्स कमिंग फ्रॉम गोल्जी बॉडी, सॉरी कमिंग फ्रॉम ईआर आर प्रेजेंट, इट इज द सिस फेज, फॉर्मेटिव फेज। यहाँ ईआर के वेसिकल ज़्यादा मिलेंगे, ये मटेरियल आके ऐड करते हैं। तो कई लोगों का ये मानना है कि सिस्टर्नी इधर की तरफ नई नई बनती जाएगी, ये बराबर फ्यूज होते जाएंगे मेम्ब्रेन्स, तो ये यहाँ फॉर्मेटिव फेज, और इधर से ये मेम्ब्रेन टूट के निकलती है एज ए वेसिकल्स,
और इनमें रेडी मटेरियल होता है जो रिलीज होता है। यहाँ सब ये मटेरियल गोल्जी बॉडी डिसाइड करता है कि जाएगा कहाँ। हो सकता है ये चीज़ सीधी यहाँ से सेल मेम्ब्रेन पर पहुँचा दे। मैंने आपको एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस बताया था, ठीक है। अब मान लो सेल में ऐसा कोई चीज़ बना है जो सेल को बाहर रिलीज करना है, सिक्रीशन हार्मोन्स का होता है, एंजाइम्स का होता है, तो सब गोल्जी बॉडी ईआर में बना, फिर गोल्जी बॉडी तैयार करता है। और मान लो उस मटेरियल को सेल के बाहर रिलीज करना है, तो ये फेज होता ही सेल मेम्ब्रेन की तरफ है कि ये वेसिकल सीधे के सीधे जाकर मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे और वहाँ से ये एक्सोसाइटोसिस से बाहर हो जाएंगे, तो सिक्रीशन होगी। ये वेसिकल मान लीजिए इसके अंदर जो मटेरियल है वो सेल के अंदर ही यूज होना है, तो इस मैक्रोमोलिक्यूल को, इस बायोमोलिक्यूल को कहाँ भेजना है वो गोल्जी बॉडी ही डिसाइड करता है। वेसिकल तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और कुछ भी नहीं है, ले जाने वाली चीज़ें हैं। जाना कहाँ है, कौन सी चीज़ को कहाँ भेजना है, ये डिसाइड गोल्जी बॉडी करेगा। गोल्जी बॉडी ईआर के मटेरियल को तैयार करेगा, खुद भी कुछ मटेरियल सिंथेसाइज करेगा, फिर इन मटेरियल को सेल के बाहर रिलीज करना है सिक्रीशन, या सेल में ही कहीं और जगह यूज करना है तो वो वेसिकल्स के थ्रू पहुंचाना, ये सब काम गोल्जी बॉडी का है। सो गोल्जी बॉडी इज क्वाइट बिजी सेल ऑर्गेनल, समझ गए, ठीक है। इस तरह का एक सिस्टर्निक अरेंजमेंट है। सिस्टर्नी के बीच में गैप्स रहते हैं, इनको इंटरसिस्टर्नल स्पेस कह सकते हैं, अराउंड 130 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। सिस्टर्नी ही मेन पार्ट है गोल्जी बॉडी का, बाकी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स हैं। अब आप देखिए, ये मैंने जो येलो कलर के थोड़े थोड़े लंबे लंबे बना रखे बीच बीच में, ये जो है ये ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स का ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ईआर जितने बड़े ट्यूब्यूल्स नहीं। ये अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड मटेरियल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो सिस्टर्नी से निकले हुए रहते हैं, और ये बाद में ये भी सेपरेट होकर के वेसिकल बनाते हैं, और बाकी वेसिकल्स तो बैलून लाइक वेसिकल हैं। तो तीन पार्ट है, देखो, सिस्टर्नी, लिटिल बिट ट्यूब्यूल्स एंड मेन वेसिकल्स, ठीक है। इस तरह से तीन हिस्से हैं, सबसे मेन पार्ट इसमें सिस्टर्नी रहेगा। तो स्ट्रक्चर के जो रिमेनिंग दो पार्ट हैं, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स आर स्मॉल शॉर्ट लिव्ड branched or unbranched cylindrical tube like structure and they arise from cistern. Cistern से arise होने वाले branched and branched cylindrical tube like structure short lived होते हैं, ये arise होते हैं और फिर ये टूट जाते हैं और ये वेसिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। later they get separated and form vesicles, ये भी वेसिकल्स बना देते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं, मेन पार्ट या सिस्टर्न नहीं है। और फिर यह है वेसिकल्स, these are spherical sac और balloon like structure, अराइजेस फ्रॉम सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल, दोनों से अराइज हो सकते हैं। और वेसिकल का मेन काम ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेरिएबल इन शेप साइज एंड नंबर, कोई इसका फिक्स नहीं है शेप साइज और नंबर। गोल्जन वेसिकल्स आर यूजुअली फॉर्म्ड टुवर्ड्स कॉनकेव और मैचुरेशन फेज। गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल है ज़्यादातर आपको मैचुरेशन फेज की तरफ दिखेंगे, और जो फॉर्मेटिव फेज, सिस फेज की तरफ वेसिकल कमिंग फ्रॉम ईआर, वो ईआर से आए हुए वेसिकल्स होते हैं। These vesicles consist of mature, ready-to-use macromolecules which may be secreted out or used in cell. इन वेसिकल्स में ये वो मटेरियल है जो या तो सेल के बाहर रिलीज किया जाएगा सिक्रीशन, या सेल में ही यूज किया जाएगा। सो कुल मिलाकर के आप देखिए, ये फिर से हम अगर स्ट्रक्चर को देखें, मेन पार्ट सिस्टर्नी, मैंने तो तीन ही बनाई है लेकिन और भी होंगी। नंबर ऑफ सिस्टर्नी जैसा मैंने कहा वेरिएबल है, थोड़ा कर्व शेप में होती हैं, तो एक तरफ कॉन्वेक्स साइड और एक तरफ कॉनकेव साइड बनेगा। कॉन्वेक्स साइड किधर होगा, हमेशा न्यूक्लियस की तरफ, ये फिक्स पोजीशन होती है इसकी, और कॉनकेव साइड हमेशा सेल मेम्ब्रेन की तरफ। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज देयर, तो अब हमें समझ में आ रहा है इसका अरेंजमेंट क्यों। क्योंकि देखिए, ईआर के वेसिकल्स आकर के कहाँ फ्यूज हुए, सेस फेस पर, तो यहाँ मटीरियल अभी इमेच्योर है, बन के आया ही है जस्ट। अब ये ईआर के अंदर मेच्योर होगा, कम्प्लीटली बनेगा, और जब मैच्योर मटेरियल किस तरफ है, कॉनकेव साइड में, यहाँ से अलग होगा ये वेसिकल में। तो अब अगर इसको सेल मेम्ब्रेन की तरफ रखेंगे तो इजी होगा ना कि इन वेसिकल्स को ये सीधे सीधे जाएंगे मेम्ब्रेन पर और मेम्ब्रेन से रिलीज हो जाएगा, सेक्रीशन होगा, ठीक है। इसलिए ये हिस्सा जो मैच्योर पार्ट है, जहाँ से मैच्योर मटेरियल रिलीज होता है, यहीं आपको गोल्जन वेसिकल्स मिलेंगे। इनमें जो मटेरियल है वो सेल के बाहर सिक्रीट होगा या सेल में ही कहीं और यूज भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से पोलैरिटी रहती है। आपको दोनों साइड के नाम ध्यान रखने, मतलब कॉन्वेक्स साइड, कॉनकेव साइड, सिस, ट्रांस, ठीक है, फॉर्मेटिव, मैचुरेशन, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ठीक है। कॉन्वेक्स, कॉनकेव साइड टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, कॉन्वेक्स साइड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। और इनका आपस का किस तरह से पूरा एक ट्रांजिशन रहता है, गोल्जी बॉडी का एक वर्किंग ट्रांजिशन है। वेसिकल्स गोल्जी बॉडी में आपको यूँ तो चारों तरफ मिलेंगे, ठीक है।
बट जो एक्चुअल गोल्जी बॉडी से रिलीज होने वाले वेसिकल आपको कॉन्केव में ज़्यादा मिलेंगे और ये फुल्ली डेवलप्ड मटेरियल लेके रिलीज होते हैं। तो इस तरह से गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के ये आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे। रिगार्डिंग द फंक्शन एंड कंपोजिशन, थोड़ा सा कंपोजिशन पे बात कर लें। गोल्जी बॉडी में भी ईआर की तरह दो ही तो चीज़ें हुई, मेम्ब्रेन है और उनके अंदर लिक्विड जो मैट्रिक्स भरी हुई है वो है, ठीक है। गोल्जी बॉडी ओनली टू कंपोनेंट्स जस्ट लाइक ईआर, मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन की क्या है, गोल्जन मेम्ब्रेन आर जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन है, वही लाइपोप्रोटीनियस ट्राइलेमिनर फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन जैसी होती वैसी है। मैट्रिक्स, cisternae tubules and vesicles of Golgi body are filled with watery matrix. It consists of water, ions, numerous enzymes and synthesized material. इसमें बहुत सारे एंजाइम होंगे, आयंस होंगे और जो मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है वो होगा, जो ईआर में सिंथेसाइज हुआ वो भी होगा, वो यहाँ तैयार हो रहा है, रेडी कर रहे हैं उसको। तो जो सिंथेसाइज्ड मटेरियल है, एंजाइम्स और जो भी दूसरी चीज़, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है और इसका बहुत डिटेल्ड केमिकल कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे एंजाइम्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें। इसमें जो सबसे अच्छी क्वांटिटी में मिलने वाला मोस्ट कॉमन एंजाइम जिसको हम कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंजाइम ऑफ गोल्जी बॉडी, एक नाम आप ध्यान रख सकते हो, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज। न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटेज इज वन ऑफ द कॉमन एंजाइम जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो सबसे कॉमन एंजाइम गोल्जी बॉडी का कह सकते हो। बाकी गोल्जी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, दूसरी भी कई चीज़ें हैं, एंजाइम्स, को एंजाइम्स, आयंस वगैरह, या वो सारी चीज़ें होंगी जो एक रॉ मटेरियल को फुल्ली मैच्योर मटेरियल में कन्वर्ट करें। देखिए, ईआर और गोल्जी बॉडी हमारी सेल का सिंथेसिस वाला पार्ट है, एक तरह का किचन है। ईआर थोड़ा रॉ मटेरियल बनाता है, सारा चीज़ इकट्ठी करके, फाइनल शेप वो नहीं देता है, फाइनल फिनिशिंग जो है वो गोल्जी बॉडी करता है। ईआर ने तो सिंथेसाइज किया और वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में गोल्जी बॉडी को दे दिया, गोल्जी बॉडी उसकी फाइनल फिनिशिंग करता है और साथ में गोल्जी बॉडी डिसाइड करता है कि इसको भेजना कहाँ है, सेल के बाहर रिलीज करवाना है या किसी और को देना है। तो वो फिर वेसिकल में बंद करके वेसिकल पे एड्रेस लिख देता है कि भैया कहाँ जाना है। इस तरह से ये फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, तो मॉडिफाई करके मटेरियल रेडी भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। इस तरह से ईआर और गोल्जी बॉडी बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, ठीक है। अब हम गोल्जी बॉडी के अगले और आखिरी सेगमेंट में आते हैं फंक्शंस पर। जो मैंने ये सारी बातें बताई हैं गोल्जी बॉडी का, ये फंक्शन सारे आपको ध्यान रखने। देखिए, ईआर में भी वैरायटी ऑफ फंक्शंस थे और गोल्जी बॉडी में भी होंगे। हमें देखिए इनके स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इनके फंक्शंस में से हमें क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे, थोड़ा फंक्शंस आपको ध्यान रखने। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस गैदर किए हैं। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, जब कभी भी पूछा जाए प्राइमरी मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इट इज सेल्यूलर सिक्रीशन। गोल्जी बॉडी का सबसे प्राइम फंक्शन सिक्रीशन होता है, तो सेल्यूलर सिक्रीशन चीफ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। इट इज सिक्रीशन मीन्स एक्सपोर्ट, मतलब कोई चीज़ बाहर रिलीज करना, सिक्रीशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब सिक्रीशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। अब देखो ये पूरा काम होता कैसे, जो मैं आपको बता चुका हूँ वही मैंने लिखा है। सबसे पहले तो क्या होगा, गोल्जी बॉडी रिसीव्स द मटेरियल फ्रॉम ईआर थ्रू इट्स सिस फेस। वो ईआर से मटेरियल सिस फेस पर रिसीव करता है, वेसिकली लेकर आकर के ईआर के वेसिकल लाके इसको देंगे। उसके बाद दीज मटेरियल्स आर केमिकली मॉडिफाइड, ये गोल्जी बॉडी अब उसको मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई करने के बाद फाइनली दीज मटेरियल्स आर पैक्ड इन ए वेसिकल, फिर ये वेसिकल में पैक होंगे एंड वेसिकल्स आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी बॉडी। ये वेसिकल्स ट्रांसफेज से पिंच्ड ऑफ होंगे, डिस्चार्ज्ड आउटसाइड द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। सिक्रीशन में जो भी मटेरियल होगा वो सेल के बाहर रिलीज किया जाएगा, एक्सोसाइटोसिस, रिवर्स फेगोसाइटोसिस भी कह सकते हो, रिवर्स पिनोसाइटोसिस भी कह सकते हो, ठीक है। तो सिक्रेटरी मटेरियल, रॉ मटेरियल सिंथेसाइज हुआ ईआर में, it was sent to Golgi body and it comes at the cis phase. Now in Golgi body the modification and maturation of this material takes place and the material is finally developed. And when it is finally developed at trans phase, it is being pinched off in the form of vesicle and these vesicles moves towards the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन पर जाएंगे और वहाँ जाकर फिर ये एक्सोसाइटोसिस से कंटेंट को बाहर रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा एक सिक्रीशन का प्रोसेस है, क्लियर। और ये गोल्जी बॉडी का सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है। सम अदर फंक्शंस आर देयर। नेक्स्ट पार्ट, गोल्जी बॉडी प्रिंसिपली फॉर्म्स
देखिए अब वही चीज़ है, उसी से एसोसिएटेड फंक्शन है। गोल्जी बॉडी प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईआर। मतलब वही इसका जो मेन फंक्शन है उसी को थोड़ा सा हमने और समराइज किया कि गोल्जी बॉडी का जो प्रिंसिपल मेन काम रहा कि ईआर से ऑब्टेन होने वाले मटेरियल का मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन, पैकेजिंग, ठीक है, ये ईआर के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करेगा, ठीक है। और जो भी मटेरियल, ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर सेंट आउटसाइड द सेल, जो भी मटेरियल यूजफुल मटेरियल सेल के बाहर रिलीज होना वो हमेशा गोल्जी बॉडी के थ्रू ही जाएगा। सिक्रेशन थ्रू गोल्जी बॉडी होता है, कहीं भी बने, मेनली तो ईआर में बनता है, सब गोल्जी बॉडी पर आएंगे, गोल्जी बॉडी यहाँ से फिर उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। वही लिखा है विच हैज टू बी सेंट आउटसाइड, मूव थ्रू गोल्जी बॉडी। फर्दर it also regulate and manage the intracellular macromolecular transport। जितना भी मटेरियल सेल के बाहर रिलीज होना है, यूजफुल मटेरियल की बात हो रही है, एक्सक्रीशन नहीं, सिक्रीशन, वो सब गोल्जी बॉडी के थ्रू ही बाहर जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज, जो मटेरियल सेल में भी अगर कहीं यूज हो रहा है तो वो मैक्रोमोलिक्यूल ईआर में सिंथेसाइज होकर गोल्जी बॉडी पर आएगा। गोल्जी बॉडी ही रेगुलेट करता है कि अब कौन से मटेरियल को अगर सेल के बाहर रिलीज नहीं होना है तो फिर सेल में इसको कहाँ भेजना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, जिसको बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेल मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल जो कि सिंथेसाइज हुए हैं ईआर में, गोल्जी बॉडी में, इनको अब कहाँ भेजना है, ये इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट भी गोल्जी बॉडी डिसाइड करता है। यहीं से सारी चीज़ें गवर्न होती है, कौन सा वेसिकल इस मटेरियल को लेकर कहाँ जाएगा, ये यहीं से डिसाइड होता है। और इसी वजह से गोल्जी बॉडी का एक बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, गोल्जी बॉडी that's why is also known as director of macromolecular traffic in cell, ठीक है। इसको डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक या मिडिल मैन ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये कैसा मिडिल मैन है जो हर चीज़, जैसे ट्रैफिक पुलिस ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करता है, कौन जाएगा कौन किधर जाएगा, वही चीज़ है। इसको सेल का ट्रैफिक पुलिस, ये पूछा भी जा चुका है, हु इज कॉल्ड एज डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। तो ये सब गोल्जी बॉडी है। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि गोल्जी बॉडी बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल को न केवल प्रॉपरली मैनेज करता है, उनको तैयार करता है, उनका ट्रांसपोर्ट भी रेगुलेट करता है। तो ये गोल्जी बॉडी के सारे मेन जो फंक्शंस हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और फंक्शंस देखें, गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज सम सिंपल कार्ब। अब गोल्जी बॉडी भी कुछ चीज़ें सिंथेसाइज करती है, भाई ईआर से जो आ रही है उनको तो ये तैयार कर ही रहा है, but it also synthesize some simple carbohydrate like galactose। galactose जैसे simple carbohydrate गोल्जी बॉडी synthesize भी करता है। it also synthesize some complex carbohydrate और polysaccharide। simple carbohydrate भी synthesize करता है like galactose, और complex carbohydrate या polysaccharide भी synthesize करता है like cellulose। ये cellulose synthesize करता है, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन। अभी आप देखो ये सब चीज़ें क्या काम आती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन, these are called cell wall material। and thus you can say Golgi body synthesize cell wall material। मैंने जब cell wall पढ़ाई थी तब भी कहा था कि cell wall materials are synthesized by Golgi body and then Golgi body give this through the cell membrane and membrane will secrete cell membrane will secrete it outside in the form of cell wall। तो cell wall material ये पूरा का पूरा cell wall material है जो Golgi body ही बनाता है और फिर ये membrane को देगा और membrane फिर इसको डिपॉजिट करेगा बाहर एज ए cell wall, ठीक है। और क्या क्या काम है देखिए, प्लांट सेल में जिसको हम गोल्जी बॉडी को डिप्टियोसोम भी कहते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडी फॉर्म्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, और ये फ्रेगमोप्लास्ट सेल प्लेट बनाता है। इसमें थोड़ा बहुत ईआर भी हेल्प करता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये तो हम सेल डिवीजन के टाइम देखेंगे, जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है तो सेल की शेप तो वही रहेगा, और मान लो इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सेल में एक पार्टीशन बनकर कि ये 1 से 2 हो जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसी को कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी के ही मटेरियल है, गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स आकर के सेल वॉल मटेरियल गोल्जी बॉडी बना रहा है। गोल्जी बॉडी के इन सेल वॉल मटेरियल से वेसिकल्स आकर इकट्ठे होकर के छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा फ्रेगमोप्लास्ट। फिर यहाँ ये और डिपोजिशन होगा, थोड़ा और बड़ा होगा तो ये सेल प्लेट कहलाएगी, और यही सेल प्लेट फिर और इंक्रीज होते हुए फाइनली दोनों तरफ टच कर जाएगी और सेल डिवाइड हो जाएगी, एक सेल से 2 सेल बन जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या सेल डिवीजन का हम आगे पढ़ेंगे, बट प्लांट सेल में जब डिवीजन होता है
तो बीच में न्यूक्लियस सेपरेट होने के बाद बीच में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये ईआर और गोल्जी बॉडी के वेसिकल से बनता है। फिर इसी में और वेसिकल जब ऐड होते हैं थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको सेल प्लेट कहेंगे, और यही प्लेट बड़ी होकर के पूरा एक सेपरेशन पार्टीशन बन जाएगा। तो सेल डिवीजन में, सेल के सेपरेशन में काम आएंगी, सेल प्लेट बनाने में, फ्रेगमोप्लास्ट बनाने। ये फंक्शन में हम ईआर में भी बता सकते हैं कि उसका भी रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कुछ और मेटाबॉलिक इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो सिंथेसिस हो गया कार्बोहाइड्रेट और सेल वॉल मटीरियल का। नाउ गोल्जी बॉडी परफॉर्म सम इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कुछ और इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी गोल्जी बॉडी कर रही है। ये 3 नाम आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए, ग्लाइकोसाइलेशन, लाइपोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन। ये टर्म्स ही डायरेक्ट पूछी जाती है। ग्लाइकोसाइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म करना ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। लाइपोसाइलेशन फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोसिडेशन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कंबाइन करेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन को कंबाइन करेंगे, लिपिड लाइपोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन मींस ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को लिंक करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, इस फंक्शन को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। गोल्जी बॉडी लिपिड और प्रोटीन को कंबाइन करके लाइपोप्रोटीन बनाती है, लाइपोसाइलेशन। गोल्जी बॉडी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को कंबाइन करके ग्लाइकोलिपिड बनाएंगी, ग्लाइकोसिडेशन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन अगर आप ध्यान दें तो ये सारी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी तो यूज़ होती है। गोल्जी बॉडी सेल मेम्ब्रेन मटेरियल भी बना रही है, सेल वॉल मटेरियल भी बन रहा है और सेल मेम्ब्रेन मटेरियल भी बन रहा है। ये सब यही सिंथेसाइज होगा, सेल वॉल का भी मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन के भी ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, और सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी दूसरी जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। ये तीनों फंक्शन ध्यान रखने हैं, ग्लाइकोसाइलेशन, लाइपोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन, ठीक है। इन तीनों टर्म का मीनिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन। एंड व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोसाइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोसिडेशन, ठीक है। गोल्जी बॉडी के ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। उसके साथ साथ देखिए कुछ और भी गोल्जी बॉडी के फंक्शन है, उसमें एक और बड़ा फंक्शन है, वो है लाइसोसोम फॉर्मेशन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो थर्ड सेल ऑर्गेनल हम पढ़ते हैं ईआर और गोल्जी बॉडी के बाद, वो लाइसोसोम होता है। और ये लाइसोसोम ईआर और गोल्जी बॉडी की ही कंबाइंड एक्टिविटी से बनेगा। तो गोल्जी बॉडी फॉर्म्स लाइसोसोम, इट पिंच्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी एज ए वेसिकल। जैसे गोल्जी बॉडी के ट्रांस मैचुरेशन फेज से वेसिकल निकलते हैं, ऐसे ही एक वेसिकल निकलेगा और ये वेसिकल लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम छोटा सा सेल ऑर्गन जो गोल्जी बॉडी से एज ए वेसिकल अराइज होता है, और इसमें कई तरह के एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम को पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली लाइसोसोम फॉर्मेशन इज द कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी एंड ईआर। ईआर में तो क्या होगा, लाइसोसोम एंजाइम, लाइसोसोम में खूब सारे एंजाइम है, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये एंजाइम बनेंगे कहाँ? आरईआर। आरईआर में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ईआर में इसके एंजाइम बनते हैं, रॉ मटेरियल, फिर वो गोल्जी बॉडी में आकर के पूरा फाइनली तैयार होते हैं, और फिर गोल्जी बॉडी से एक वेसिकल के फॉर्म में ये पिंच्ड ऑफ होते हैं, और इसी को हम लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम का ओरिजिन ईआर गोल्जी बॉडी के एसोसिएशन से होगा। तो ये एक नया सेल ऑर्गेनल है, इस पर हम इसके बाद आगे बात करेंगे। लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडी से बनेंगे, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे फंक्शन से गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया कि लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब सेल मेम्ब्रेन मटीरियल ही है। तो सेल मेम्ब्रेन में रिपेयरिंग, रीजनरेशन, ठीक है, ये सारा फॉर्मेशन मेम्ब्रेन का मटीरियल भी ईआर गोल्जी बॉडी में बन रहा है। तो ये मेम्ब्रेन के रिपेयरिंग और उसमें भी काम आएंगे, ठीक है। गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड मेलेनिन। बहुत सारे हार्मोन, हमने कहा ये सिक्रेटरी सेल में वेल डेवलप्ड होता है। तो सिक्रेटरी सेल्स, ग्लैंड सेल्स में से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जैसे इंसुलिन रिलीज हो रहा है पेनक्रियाज में, मेलेनिन, और भी जो भी हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स भी गोल्जी बॉडी के ही थ्रू सिक्रीशन से रिलीज होते हैं। सिंथेसाइज कहीं भी हो, ईआर में हो, चाहे जो भी है, गोल्जी बॉडी में आएंगे, या हो सकता है गोल्जी बॉडी में सिंथेसाइज हो और वहीं से फिर ये सिक्रीट आउट हो। तो हार्मोन्स का मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन और उनका सिक्रीशन, ये भी गोल्जी बॉडी करेगा। सिक्रीशन के सारे फंक्शन गोल्जी बॉडी के, ठीक है। अब कुछ स्पेशल फंक्शन देखिए स्पर्म के अंदर। स्पर्म में गोल्जी बॉडी फॉर्म्स है इट्स एक्रोसोम। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, वैसे भी ये चीज़ें रिप्रोडक्टिव सिस्टम आती हैं, इस तरह का अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें
ऐसे कुछ। तो एक टिप होती है, दिस टिप ऑफ स्पर्म, ये जो आगे टिप होती है इसी को हम एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम एक बड़ा सा गोल्जी बॉडी है, इट्स अ जायंट गोल्जी बॉडी, और यही गोल्जी बॉडी फिर लाइसोसोम एंजाइम रिलीज करेगा, मतलब यहाँ लाइसोसोम का भी रोल आएगा, ध्यान रखना। तो गोल्जी बॉडी स्पर्म का ये एक्रोसोम बनाती है, ठीक है। यहीं से फिर लाइसोसोमल एंजाइम भी रिलीज होंगे, और ये जो एक्रोसोम होता है ये बाद में आगे जाकर जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। थोड़ा सा काम ये लाइसोसोम में भी बताएंगे। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम दोनों का, पहले गोल्जी बॉडी से बनता है और फिर यहीं से लाइसोसोम भी लाइसोसोमल एंजाइम्स रहे, ठीक है। इन एग देखिए, स्पर्म में तो एक्रोसोम बनेगा जो टिप है, एग में क्या होगा, गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन वाइटिलोजेनेसिस। वाइटिलोजेनेसिस किसको कहते हैं, यॉक सिंथेसिस। वाइटिलोजेनेसिस एग में, एग यॉक होता है, यॉक सिंथेसिस में गोल्जी बॉडी हेल्प करेगी, यॉक सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग। एग की जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है, एग की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मटेरियल गोल्जी बॉडी में बनता ही है, तो गोल्जी बॉडी एग की व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन बनाने में और यॉक सिंथेसिस वाइटिलोजेनेसिस में ये हेल्प करता है। तो स्पर्म में तो ये एक्रोसोम टिप बनाता है और एग में ये यॉक सिंथेसिस व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन सिंथेसिस में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल केस जैसे गोल्जी बॉडी, हाइड्रा, अब ये चीज़ आप थोड़ा एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं, हाइड्रा में निमेटोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, हाइड्रा का निमेटोसिस्ट एंड पैरामीशियम के ट्राइकोसिस्ट, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म में काम आने वाली सेल्स हैं इन ऑर्गेनिज्म की। हाइड्रा का निमेटोसिस्ट, हाइड्रा में निमेटोसिस्ट और ट्राइकोसिस्ट एंड पैरामीशियम, ये भी गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ निमेटोसिस्ट एंड ट्राइकोसिस्ट, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के जितने भी ये फंक्शंस हैं, अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं, छोटा सा सेल ऑर्गेनल है लेकिन बड़ा ही यूजफुल पार्ट है, ठीक है। और रही बात गोल्जी बॉडी की लोकेशन की, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि गोल्जी बॉडी जैसे ये पूरी की पूरी हमारी सेल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी जो होगा, गोल्जी बॉडी इस तरह से अगर हम यहाँ बनाए तो यहाँ बना लीजिए इस तरह से, ये इसके सिस्टर नहीं है, ये है गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी का ये इसका ट्रांस फेज है ये वाला, और सिस फेज कौन सा हुआ, ये वाला होगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स फेज तो न्यूक्लियस की तरफ होता है, ये इसका सिस फेज कॉन्वेक्स फेज, ठीक है। और ट्रांस फेज कॉनकेव फेज होता है ये। अब यहाँ तो वेसिकल जैसे ER से आ रहे हैं और यहाँ से वेसिकल निकल के सेल मेम्ब्रेन की तरफ जा सकते हैं, इसलिए कॉनकेव फेज हमेशा टुवर्ड्स मेम्ब्रेन होगा और ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है। इस तरह से न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में इसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है, ठीक है। तो ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल था। ER के बाद में नेक्स्ट मेंबर गोल्जी बॉडी, ER से काफ़ी एसोसिएटेड है, ER की उसकी कई बातें कॉमन मैच करती हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो है, आपको गोल्जी बॉडी की जनरल चीज़ें, उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिमिलर विद ER, वही सिस्टर न्यूट्रिबुल्स वेसिकल यहाँ भी है। उसके बाद में मेन चीज़ है गोल्जी बॉडी के फंक्शंस, तो जो भी फंक्शंस हैं, सिक्रीशन से लेकर सारी चीज़ें, उसको ER के साथ कोऑर्डिनेशन में ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ER एंड देन गोल्जी बॉडी, टू इम्पॉर्टेंट मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन सेल। अगले सेगमेंट में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही अगला पार्ट लेते हैं हम, अगला पार्ट लेंगे लाइसोसोम, ठीक है।